हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा एंड माय नेम इज आभा दुबे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि सीटेट 2018 में दिसंबर में पूछे गए थे। एंड यहाँ पर पार्ट 1 इसलिए डिनोट किया गया है क्योंकि पार्ट 1 का मतलब हो गया कि ये प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन आंसर है एंड जब अपर प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे तब यहाँ पे पार्ट 2 डिनोट किया जाएगा। देन इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो गणित होता है वो सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी है, या फिर उनके द्वारा स्टार्ट की गई जो मैथ्स यूज करते हैं उसमें अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है, या फिर गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, या फिर इनके द्वारा यूज किया जाने वाला गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कि इनके द्वारा जो यूज किया जाने वाला गणित है वो उसकी संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। Should be discussed by the teachers in classroom as an alternate strategy in solving related problems। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। दोनों बच्चे कर सकते हैं, मीन्स अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे कर रहे हैं तो वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ इसके बाद नेक्स्ट 32 क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक समूह को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक टीचर के बारे में पूछा गया है कि अगर आप एक शिक्षक हो तो गणित शिक्षा कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। इसके लिए आपके पास ऑप्शन दे रखा है कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, या अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें, या फिर कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च कक्षा वाले या उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर, या फिर एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक कर रखकर उनकी क्षमताओं के अनुसार प्रश्न देकर। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर सिखाएंगे ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। क्योंकि जैसे कि विषम समूह के बच्चे होंगे ना, तो अगर उनको एक साथ रखेंगे तो वो उनको देखकर सीखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर बच्चा अकेले रहकर नहीं सीख सकता है तो दूसरे को देखकर वो अपने में चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए आपका जो 32 का आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, by grouping the children of different abilities together so that they can learn from each other। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इसमें लिखा हुआ है गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, या फिर गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं। मींस अगर जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं मैथ्स में डेवलप करने के लिए वो किस तरह से हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। मतलब जितनी भी चीजें बच्चे सीखते हैं क्लास वाइज तो उन सभी को अचीव करने के लिए बताया जाना चाहिए। टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी। निम्न में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। गतिविधि मतलब एक कोई एक्टिविटी है। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, मतलब जो बच्चे कविता बोलते हैं क्या वो एक एक्टिविटी है, या फिर बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। मीन्स अगर बच्चे बैठे हुए हैं और सामने से ब्लैक बोर्ड से कोई चीज नोटिस कर रहे हैं या लिख रहे हैं तो वो क्या आपकी एक्टिविटी होगी। बच्चों का अन्वेषण में लगना, मतलब
एक्सप्लोर करना, एंड 4 दे रखा है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सी एक्टिविटी है जो आपको लगता है कि ये क्लासरूम की एक्टिविटी है। तो इसका हो जाएगा बच्चों का अन्वेषण में लगना। मतलब अगर बच्चे किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो आपकी एक एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि जब श्यामपट्ट से नकल करेंगे तो वो आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर वो बच्चे कविता भी सुना रहे हैं तो वो भी कोई एक्टिविटी नहीं है, और शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, तो ये तो शिक्षक की एक्टिविटी हो गई, बच्चों की एक्टिविटी नहीं है। तो बच्चों की एक्टिविटी सिर्फ हो जाएगी चिल्ड्रन इंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35। इसमें लिखा है टू डेवलप स्किल ऑफ काउंटिंग एमंग चिल्ड्रन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्नड एज प्री नंबर कॉन्सेप्ट। मीन्स जब भी हम लोग पूर्व संख्या अवधारणा के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है या आवश्यक नहीं है। क्योंकि देखो, अगर हम किसी भी बच्चे को संख्या सिखाते हैं, नंबर सिखाते हैं, तो उसके लिए लिखा हुआ है क्रमबद्ध होना चाहिए, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, या एक एक करके जो संगतता होती है वो। तो इनमें से पूछा गया कौन सा आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक हो जाएगा जो नहीं है वो है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। क्योंकि अगर आप किसी भी बच्चे को अगर आप संख्या पढ़ा रहे हो ना, तो उसके लिए आपको यादृच्छिक मतलब होता है रैंडमली आप किसी नंबर को बता दो। तो जब तक बच्चे को नॉर्मल जो सीरियल नंबर होते हैं अगर वो याद नहीं होंगे तो फिर आपका समझाना किसी काम का नहीं है। तो इसलिए इसमें से रेसिटिंग नंबर्स, नेम्स रैंडमली, इसको छोड़कर बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स हैं या फिर जो आपके ऑप्शंस हैं, चाहे वो सीरियल हो गए, चाहे वो क्रिएटिंग ग्रुप्स हो गया, 1-1 करस्पॉन्डेंस हो गया, ये सारे सही हैं। लेकिन रेसिटिंग नंबर्स, नेम्स रैंडमली, ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 पर। इसमें लिखा है कि एक बच्चे ने यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। लेकिन क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की क्या समझ है। तो मीन्स अगर उसने लंबाई गुणे चौड़ाई बताया है, इसका मतलब बच्चा ये जानता है कि ये लंबाई गुणे चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई से पता है कि क्षेत्रफल ये होता है, लेकिन किस चीज का क्षेत्रफल है ये उसे नहीं पता है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, या फिर बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच में उलझन में है, या बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इनमें से पूछा गया है कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। मींस उसके लिए क्षेत्रफल का मतलब ही आयत है, और आयत का उसने क्षेत्रफल नॉर्मली लंबाई गुणे चौड़ाई बता दिया। क्योंकि क्षेत्रफल में तो आपके बहुत सारे फिगर्स आते हैं, जैसे कि आपका स्क्वायर आता है, रेक्टेंगल आता है, तो लेकिन उसने सिर्फ लंबाई गुणे चौड़ाई बताया, इसलिए उसका मतलब चाहे वो वर्ग होगा चाहे वो आयत होगा, उसके लिए क्षेत्रफल का मतलब आयत ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे ने कोई भी बंद आकार की जो आकृति है उसको आयत के रूप में ही उसे डिनोट कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है कि गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, नहीं, ये तो एकदम रॉन्ग हो गया। कभी कभी लड़के भी वीक होते हैं मैथ्स में, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हर कोई गणित सीख सकता है, गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। कठिन विषय है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो अगर आप किसी भी चीज को ध्यान से करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब इम्पॉसिबल चीज को भी आप पॉसिबल कर सकते हैं, बट उसके पीछे आपको थोड़ा सा अपनी मेहनत और हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी। तो इसका 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। फिर बोला गया है यह कोई गणित
हर कोई गणित सीख सकता है? यस, ऑफ कोर्स सभी लोग सीख सकते हैं। बस ये है कि उसके लिए आपको हर चीज को सीखने के लिए उस पर आपको टाइम देना पड़ता है। इसी तरह से मैथ्स भी अपने आप में अगर आपको परफेक्ट बनानी है तो उसके पीछे भी आपको अपनी पूरी मेहनत लगानी पड़ेगी। एंड लिखा है गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है। कौन सा कठोर अभ्यास होता है? क्या इसके लिए कोई तप करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। बस वही चीज है कि इसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ्स में उतने ही ज्यादा अच्छे होते जाएंगे। तो इसलिए हर कोई गणित सीख सकता है। एवरीबडी कैन लर्न मैथमेटिक्स एंड ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट चलते हैं 38 पर, जो कि क्वेश्चन बोला गया है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि या आगमन विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि, मतलब इंडक्टिव मेथड। क्योंकि इंडक्टिव मेथड के लिए उन्होंने पहले क्या किया? पहले उन्होंने त्रिभुज बनाया, फिर त्रिभुज बनाने के बाद में 4 त्रिभुजों में डिवाइड किया, फिर उसके बाद में संबंध स्थापित किया। तो मतलब ये आपने ना कैसे किया है? नोन टू अननोन गए हैं आप, नोन से अननोन की तरफ गए हैं। और जब आप इस तरह से जाते हैं तो इसे हम आगमन विधि या फिर इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ज्ञान से अज्ञान की ओर, मीन्स आप किसी चीज को जो जानते हैं उससे रिलेट करते करते आप एक अननोन से जो आपका रिलेशन होता है वहां तक पहुंचने को हम लोग आगमन विधि कहते हैं। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? संकल्पना मानचित्र, ओके। तो यहां पे लिखा है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। या संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि जो मैप होते हैं ना, कॉन्सेप्ट मैप जो होते हैं, वो सिर्फ शिक्षकों द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए, उसको कोई भी बना सकता है। तो इसलिए जो केवल शिक्षक लिखा है ना, ये वाला आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैप्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, तो ये आंसर आपका रॉन्ग है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। इसमें नॉर्मल लिखा है 2/3 + 4/5। ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। 2/3 + 4/5 लिखा है। अगर यहां पर आप एलसीएम लेते हैं तो ये 15 हो जाएगा एलसीएम। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 10 + 12 डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपकी हो गई 22 डिवाइडेड बाय 15। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1/7/15 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये आपके 4 डिफरेंट ऑप्शंस मतलब फिगर दे रखे हैं। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, सीटेट के क्वेश्चन में ये चीजें बहुत दी जाती हैं कि नॉट वर्ड अगर बीच में लिखा है तो उससे आपका आंसर ही चेंज हो जाता है, लेकिन बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनके आंसर गलत हो जाते हैं। इसमें पूछा गया है वन ऑफ देम इज नॉट अ पैलोग्राम, कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, 2 ऑफ देम आर रेक्टेंगल्स, इसमें से 2 आयत हैं, ऑल आर पैलोग्राम, सारे ही पैलोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर वन ऑफ देम इज नॉट अ पैलोग्राम, ये वाला आंसर सही नहीं है, क्योंकि एक इसमें से पैलोग्राम है, फर्स्ट वाला ही पैलोग्राम है। ठीक है, पहला वाला आपका पैलोग्राम है, दूसरा वाला आपका स्क्वायर या वर्ग हो जाता है, थर्ड वाला आपका रेक्टेंगल है,
एंड फोर्थ वाला आपका रोम्बस हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। यहां लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 11,1111। इसको तो आप ऐड करके लिख सकते हैं, 11,000 तो ये हो गया, 1100 तो ये हो गया, एंड 11 इसको ऐड करेंगे तो 12111, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। इसमें लिखा हुआ है द पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, ए एंड बी रिप्रेजेंट्स नंबर लाइन एज शोन इन बिलो। ये 25,000 दे रखा है, यहाँ पे 61,000 दे रखा है। इसको आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सी कर लो, इसे डी कर लेते हैं, इसे ई कर लेते हैं। अगर आप ए पॉइंट की वैल्यू निकालते हो ना, तो सी डी आपको निकालना पड़ेगा। तो सी डी निकालोगे तो 39,000 माइनस 25,000 निकालोगे, तो जिससे सी डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14,000। ठीक है, अब यहां पे नंबर्स काउंट कर लीजिए कितने हैं, मतलब जो बीच का स्पेस है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। तो इसलिए ईच जो आपका एक ब्लॉक होगा ना, ब्लॉक कह सकते हैं इसे, या ईच डिवीजन बोल सकते हैं। तो डिवीजन अगर आप निकालेंगे ना, तो 7 डिवीजन है, तो मीन्स 14,000 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2,000। ये एक एक का है, मतलब ये जो 4 5 6 7 इसके लिए है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग सीई की वैल्यू निकालते हैं, तो सीई की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ये 61,000 माइनस 39,000, तो ये आपका आ जाएगा 22,000। अब इसमें भी काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो इसके लिए भी ईच डिवीजन आपका आ जाएगा 22,000 डिवाइडेड बाय 11। दैट मीन्स यह आपका आ जाएगा 2,000। अब अगर हम लोग देखते हैं ए बी के बीच की डिस्टेंस, तो ए बी को अगर हम निकालते हैं तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा, काउंट करते हैं यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो यहां पर तो पहली बात तो हम लोग ऐड कर लेते हैं 4 + 7, या डायरेक्टली आप 11 लिखो, लेकिन ईच डिवीजन के लिए 2,000 है, तो 11 × 2,000 हो जाएगा, जो कि आपकी वैल्यू हो जाएगी 22,000। देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं है। 22,000 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg ऑफ शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 होल 1/4 kg ऑफ शुगर। तो देखिए पैकेट्स निकालने हैं, तो जो पैकेट्स के लिए पूछा गया है, तो 3 होल 1/4 kg का मतलब ये हो गया, इसको आप कन्वर्ट करते हैं 4 3 12 एंड 13/4 kg आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है और ये वैल्यू ऐड हो जाती है। 13/4 kg हो गया। अगर टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स निकालते हैं, तो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ शुगर हो जाएगी डिवाइडेड बाय ये आपकी हो जाएगी ईच पैकेट, जो भी आपके पैकेट्स यूज किए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ शुगर हो जाएगी 13 डिवाइडेड बाय 4, एंड ईच पैकेट की वैल्यू है 1/16। तो जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड विथ 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। इसका मतलब ये हो गया 52। ये आपका जो 52 आएगा ना 13 × 4, तो ये 52 पैकेट्स होंगे शुगर के जो बनाए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। यहां लिखा हुआ है कि हरीश स्टार्टेड हिज जर्नी 18 hours 40 minutes and finished 22 hours 20 minutes।
एंड द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग दिस जर्नी। अब आपको बताना है इसमें कितना टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट करने में। देखिए 18:40 से उन्होंने शुरू किया था, 22:10 तक चला है, 22:20 तक। तो एक बार बताइए 18:40 मतलब जब ये 19 होगा ना तो इसमें मतलब +20 ऐड होगा, तभी तो ये पूरा जाके 17 घंटे कंप्लीट 19 घंटे कंप्लीट करेगा ना, क्योंकि जब यहाँ 60 मिनट हो जाएगा तब ये पूरा जाके 19 मिनट मतलब 19 घंटे हो जाएंगे। तो मतलब 20 मिनट तो ये हो गया, 19 के बाद मतलब ये तो 19 हो गया, फिर 20 का, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 19 फिर 20 फिर 21 फिर 22, है ना। तो 19 तो यहीं पे कंप्लीट हो गया, मतलब +20 मिनट्स हो गए इसके। फिर इसका 1 घंटा, फिर इसका 1 घंटा, फिर इसका 1 घंटा, एंड साथ में 22:20 मतलब +20 मिनट्स और हैं। तो कितना हो गया 1 2 3 आवर्स एंड 20 40 मिनट्स। तो ये हो गया 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला राइट आंसर है। जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना, वो लोग बैठकर उसी चीज को हरीश की जगह पे खुद को रख के देखिएगा, और जो क्लॉक होती है ना आपकी घर में घड़ी होगी तो उस पे आप इस चीज को करके देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि 18 बजने का मतलब ये हो गया कि आपका शाम का 6 बज रहा है, 6:40 हो रहा है, तो 6:40 का मतलब ये हो गया कि अगर आपको 7 बजने हैं तो मतलब 20 मिनट तो उसका लग गया, फिर 8 बजेगा, फिर 9, फिर 10, फिर 10:20 बोला गया है, तो मतलब 3 घंटे और 40 मिनट टोटल टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका 4th राइट आंसर है। अब चलते हैं 45 के बाद 46 पर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml 300 ml के बर्तनों द्वारा बाल्टी में भरने के लिए बर्तनों में से कौन सा संयोजन सही है। तो इसके लिए एक काम ये कर सकते हैं कि आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 4 4, इसका मतलब 4 को 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस फिर इस 4 को 300 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो गया 800 प्लस 1200 जो कि हो गया आपका 2000। फिर उसके बाद ये 2000 ml आ गया आपका। फिर उसके बाद में सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, 7 और 2 लिखा हुआ है, तो 7 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 300 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1400 प्लस 600, तो ये भी आपका 2000 ml के बराबर आ जाएगा। ये ml है आपके। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो कि लिखा हुआ है 16, एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास में दे रखा है 1 और 6। तो 6 को यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 को हम लोग 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 900 जो कि आपका आ जाएगा 2100 ml। एंड जो आपका ये वाला ऑप्शन है, तो 1 को 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड 6 को 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 200 प्लस 1800, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 2000 ml। मतलब सभी में 2000 ml आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में नहीं आ रहा है। इसका मतलब पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर जो है वो सही नहीं है, बाकी सभी की वैल्यू 2000 ml आ रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जिसमें बोला गया है कि इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या होगी। देखो अगर आपकी वैल्यू 0.50 से ज्यादा है तो आप उसमें एक नंबर +1 कर देंगे, वरना फिर नहीं करेंगे। जैसे कि 7.1 है तो ये 0.50 से ये छोटा है, तो इसको सिर्फ 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड विथ 3.85, 85 जो है ना वो 0.50 से बड़ा है, तो +1 कर देंगे, मतलब 3 की जगह 4 यूज करेंगे। एंड 9.09 0.09 जो है ये भी 0.50 से छोटा है, तो इसलिए इसको भी सिर्फ 9 लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 × 4 डिवाइडेड बाय 9। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। इन्होंने बोला कि इफ 1 स्मॉल
स्क्वायर ऑफ द ग्रिड, एरिया दे रखा है इसका, मतलब एरिया मतलब हो गया स्क्वायर का जो एरिया होता है ना वो होता है ए स्क्वायर, अगर किसी की साइड ए दे रखी है तो, जो कि 4 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। अब इन्होंने एक बोला है कि इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताना है, ये आपका बना हुआ है रेक्टेंगल, तो इसका आपको पेरीमीटर बताना है। तो यहां से अगर आप एक ब्लॉक की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी आपकी 2 यूनिट, 2 यूनिट आ गई। अब अगर आप लेंथ निकालते हो ना तो लेंथ के लिए 2 यहां है, 2 यहां, फिर 2 यहां, 2 यहां, ब्रेथ के लिए 2 और 2, तो मतलब लेंथ आपकी आ जाएगी 2 + 2 + 2 + 2, मतलब 8 यूनिट आ गई। एंड आपकी जो ब्रेथ आ जाएगी वो हो जाएगी 4 यूनिट। एंड अगर आप इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो हो जाएगा 2l + b होता है रेक्टेंगल का, तो ये हो जाएगा 2, 8 + 4, 8 + 4 दैट मीन्स 12, तो ये हो जाएगा 24 यूनिट्स। एंड ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाय चांस अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है अ चाइल्ड स्कोर्ड 75 मार्क्स इन ईच ऑफ 5 सब्जेक्ट, मतलब 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं और उसने सभी में 75 मार्क्स ला रखे हैं। अब उन्होंने मीडियन पूछा है। देखिए मीडियन निकालने के लिए आपके पास 2 तरह की वैल्यू होती है, या इवन या ऑड। यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स दे रखे हैं जो कि आपके ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2 वे पद का मान या th टर्म। तो 5 अगर रखेंगे n की जगह पे तो 5 + 1/2 हो जाएगा, मतलब 6/2। 6/2 का मतलब हो गया थर्ड टर्म। अब बताओ इसमें से थर्ड टर्म कौन सा हो गया, तो 1, 2, 3 यही थर्ड वैल्यू हो गई। तो मीन्स आपका जो 75 आंसर था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाय चांस अगर यहाँ दूसरी कोई वैल्यू दी जाती तो हम लोग उस तरह से आंसर निकालते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपके 5 ही नंबर दे रखे थे तो ये आपका 75 आंसर राइट आंसर हो गया। अगर इन्होंने ईच ना लिखा होता तो कुछ और वैल्यू होती, लेकिन ईच का मतलब होता है 5 सब्जेक्ट में सेम नंबर है, तो वही 75 को 5 बार रिपीट कर दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 50 पर। अब इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फोल्डेड टू द फॉर्म गिवन सॉलिड, मतलब ये जो आपको फिगर दे रखा है ना इस तरह से आप किसको फोल्ड करके बना सकते हो। तो देखो ये वाला तो सेकंड वाला बिल्कुल नहीं बनेगा, थर्ड भी नहीं बनेगा, फोर्थ भी नहीं बनेगा। देखने से ही पता लग रहा है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर होगा। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि खुद देख लीजिए ये इस फिगर में है तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा फिगर नहीं है जो आपका फोल्ड होके इस वाले सॉलिड की तरह बन जाए जो कि आपका दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 51। इसमें लिखा हुआ है इफ रेड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट इज 40, रेड पार्ट की वैल्यू 40 दे रखी है तो व्हाइट पार्ट की वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगी। देखिए अगर आपका टोटल पार्ट जो है वो अगर x ले लेते हैं तो रेड पार्ट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका x/2 और इसकी वैल्यू दे रखी है पहले से ही 40, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40 × 2 जो कि हो गई आपकी 80। हम लोगों से पूछा गया व्हाइट पार्ट क्या होगा, तो व्हाइट पार्ट की वैल्यू पाई चार्ट में दे रखी है 1/8, तो इसका मतलब हो गया x/8 ले लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा आपका 80/8। दैट मीन्स इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। यहां लिखा हुआ है ऑब्जर्व द फॉलोइंग सॉलिड शेप, इसको देखकर आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड, मतलब उसका जो ऊपरी सतह होगी वो किस फॉर्म में होगी। तो देखिए ये थर्ड के फॉर्म में तो होने वाली नहीं क्योंकि नीचे 4 दे रखा है, तो ये वाला तो ऑप्शन होने से रहा। ये आपका आ जाएगा फ्रंट पर, ये तो सामने से आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला भी नहीं होगा, ये फ्रंट का हो गया, तो सिर्फ आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी ऊपरी सतह होगी ये 4 ब्लॉक्स वाली ही आपकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
53 पर। अब यहां पर बोला गया है कि निम्न में से किसकी लागत अधिक है। यहां फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 250 पैकेट हैं, 250 रुपए के प्रत्येक पैकेट, 200 पैकेट के, मीन्स 250 इंटू 200 करेंगे, क्योंकि एक पैकेट अगर आपका 250 रुपए का है तो 200 पैकेट आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपीस में कुछ आएगा 50,000। अब उसके बाद बोला गया सेकंड, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन दे रखी है कि रुपीस आपके दे रखे हैं 250, प्रत्येक वस्तु 20 दर्जन। 20 दर्जन का मतलब 20 तो है ही, दर्जन, एक दर्जन होता है 12 के बराबर, तो मीन्स ये आपका रुपीस में आ जाएगा 5,000 इंटू 12, दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी आपके 60,000 रुपीज। तो पूछा गया है इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है या बराबर है या गणना नहीं की जा सकती या फर्स्ट वाला सही है। तो इसमें से सेकंड वाली वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें लिखा है सेकंड, तो हाँ सेकंड वाली वैल्यू आपकी राइट आंसर हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 1 -1 +1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन टू इवन नंबर ऑफ द टर्म्स। इनका सम बताना है क्या होगा। देखिए इवन नंबर्स की बात की जा रही है, हमें पता है इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे आपका आ जाता है 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, जो भी आप लिखना चाहें। जिन नंबर्स के लास्ट में ये नंबर्स मिलते हैं तो उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। तो मीन्स जो उनका आपका जो भी एडिशन होगा वो 2 का बीच का होगा। जैसे 1 -1 लिखा है, +1 लिखा है, -1 है, +1 है, -1, मीन्स 2 का बनाएंगे पेयर, तो ये कट गया 0 हो गया, फिर इन दोनों का पेयर बनेगा 0 हो गया, फिर इन दोनों का पेयर बनेगा 0 हो गया। मतलब आगे भी यही चीज फॉलो होती रहेगी। तो 0 0 0 को अगर ऐड भी करेंगे ना तो भी वैल्यू 0 ही आएगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि अभी तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगर बाई चांस आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन। मतलब प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। जिसमें से आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं गणित भाषा का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास या गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो इसका राइट आंसर है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। कि जरूरी नहीं है कि बच्चे ने जो भी आंसर दिया वो सही ही हो, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो गलत करके ही सीखते हैं, इसलिए उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। बस ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चा कहाँ तक सीख रहा है, लेकिन अगर आप उसके आकलन पर ध्यान ज्यादा देंगे तो आप उन्हें कभी भी समझा नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश करिएगा कि वहां पर उनकी सटीकता पर ध्यान ना दें। बस बच्चे आंसर दे रहे हैं ये जरूरी है, ताकि बच्चों को, टीचर्स को ये पता लगेगा कि बच्चे कहाँ तक अपनी बात कह रहे हैं या फिर कहाँ तक बच्चों को बात समझ में आ रही है। क्योंकि जब तक बच्चे गलत या सही में जवाब नहीं देंगे तब तक टीचर्स को कुछ भी आइडिया नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले टीचर्स जो होते हैं उनको पहले ये देखना चाहिए कि बच्चा बोल रहा है, आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब देने लग जाएगा तो फिर उसकी सटीकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वरना तब तक आप उनकी सटीकता पर ध्यान ना ही दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। मीन्स अगर आप प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप सबसे पहले किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसके लिए लिखा हुआ है चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना या भाषा के माध्यम से समझाना। तो पहले तो हम लोग उसे अनुभव प्रदान करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में भाषा के माध्यम से समझाते हैं, फिर जब भाषा के माध्यम से उसको समझ में आ जाता है फिर हम चित्र बनाते हैं, फिर हम लोग उसके प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करते हैं। मीन्स पहले थर्ड आएगा, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बच्चा है जिसने कि माइनस किया है 83 को 27 से, जिसकी बाद उसका आंसर आया 64। चूंकि आंसर गलत है क्योंकि उसको यहां से कैरी लेके करना चाहिए था, तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है, कि मतलब बच्चे को सही मतलब माइनस करना आता भी है कि नहीं आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चा नहीं जानता है कि घटाना कैसे है, तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि बच्चे को अगर पता नहीं होता कि घटाना कैसे है तो वो घटा नहीं पाता। लेकिन उसने अगर माइनस किया है तो मतलब उसे पता तो है कि माइनस कैसे करना है। बच्चा 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, तो नहीं, सही से नहीं जानता है। थर्ड लिखा हुआ है यह एक गलती है और उसे बार बार अभ्यास करके सुधारा जा सकता है, नहीं, बार बार गलती करेगा क्योंकि अभी तक उसे पता ही नहीं है तो वो बार बार गलती करेगा। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में के स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं। मींस उसे पता नहीं है कि माइनस कैसे करना है, क्योंकि उसके लिए अगर स्थानीय मान अगर आपने उसको सही से बता रखा है तो फिर उसको ना माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मींस जो बच्चे ने भी माइनस ये करके दिया है उसको ये नहीं पता है कि जो आपका प्लेस वैल्यू होती है उसको किस तरह से सॉल्व करना है। जब बड़ी वैल्यू छोटी होती है ऊपर होती है और बड़ी वैल्यू नीचे होती है तब कैसे आपको इसको सॉल्व करना है ये बच्चा नहीं जानता है। इसका मतलब बच्चे को प्लेस वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ साइकिल ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट इन ऑर्डर। मीन्स यहां पर आपको बताना है कि अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिक्षक अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन, प्रगति रिपोर्ट का विकास या बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार। तो इसमें से बोला गया है कौन सा आंसर मतलब किस तरह से आप इसको अरेंज करेंगे। तो पहले तो आपका आ जाएगा प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट। देन आप इसके बाद में करते हैं टीचिंग लर्निंग इंटीग्रेटेड विद असेसमेंट। फिर आपका आ जाएगा डेवलपिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बनाएंगे। एंड फिर फोर्थ आपका आ जाएगा रिपोर्ट एंड कम्युनिकेटिंग फीडबैक ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग एंड प्रोग्रेस। जब तक आप रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तो आप उसको कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे, इसलिए रिपोर्टिंग वाला चीज तो पहले ही आ जाएगा, क्योंकि जब तक आप रिपोर्ट नहीं तैयार कर लेंगे तब तक आप फोर्थ ऑप्शन पे टिक लगा ही नहीं सकते। तो फोर्थ से पहले तो थर्ड आ जाएगा। तो अगर आप यहां से भी ऑप्शन देखना चाहे तो आप ये चेक कर सकते हैं कि फोर्थ से पहले थर्ड आना चाहिए, और फोर्थ से पहले थर्ड सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया आंसर को चेक करने का तरीका, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट बनाएंगे नहीं तो रिपोर्ट चेक कहां से करेंगे। तो इसलिए पहले थर्ड आएगा फिर फोर्थ आएगा। आप थर्ड के बाद फोर्थ कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा था, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 को छोड़कर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। लिखा हुआ है कि वाई आर रोमन न्यूमरल्स नॉट कॉमनली यूज इन राइटिंग नंबर्स लाइक द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। रोमन नंबर्स को नॉर्मल हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की तरह क्यों नहीं यूज किया जाता है। तो यहां लिखा है रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, या नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है रोमन अंकों का प्रयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, ये भी आपका आंसर सही नहीं है। और याद करना मुश्किल है, ये भी आपका आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पर है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों को भ्रमित हो जाते, नहीं, रोमन नंबर और अंग्रेजी वर्णमाला में डिफरेंस है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपका जो फोर्थ ऑप्शन हो गया, द रोमन न्यूमरल्स डू नॉट एम्प्लॉय प्लेस वैल्यूज सो कैलकुलेशंस आर डिफिकल्ट टू परफॉर्म यूजिंग दीज न्यूमरल्स। मीन्स रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं है। मीन्स आप उसमें 1, 10, 100, 1000 इस तरह से उसे डिनोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रोमन नंबर्स होते हैं ना वो इस फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आप इसमें बता ही नहीं सकते हैं कि ये आपका किस नंबर पे है, कि मतलब ये 1 से 10 से 100, 1000। तो इसी वजह से उनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की तरह यूज नहीं किया जाता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये पूछा गया है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? मीन्स अगर वो भौतिक गुणों को समझाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है तो इसका मतलब उनका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं जिससे वे डम्ब शराट्स खेलने का आनंद लेते हैं। नहीं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अभी और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय करवाती। नहीं, सारे बच्चों को करवाएगी ना। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। नहीं, तो इसलिए आपका सिर्फ एक ही आंसर सही है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद बच्चों के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि वह चाहता है कि यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर दे रहा है जिसकी वजह से बच्चों को आकारों के बारे में अच्छे से समझ स्थापित हो सके। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चंस जो कि सीटेट 2018 में पूछे गए थे दिसंबर में, और ये आपका प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन थे। तो अब जो इसके बाद जो सेकंड आपका लेक्चर रहेगा उसमें हम आप लोग को अपर प्राइमरी के लिए बताएंगे। आप लोग को कैसी लगी क्लास, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, और सभी लोग इस आंसर से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।